आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स हमारा मास स्पेक्ट्रोमीट्री है। आइसोटोप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीट्री इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू मेजर, रिकॉर्ड एंड इवेल्युएट मास स्पेक्ट्रम्स ऑफ वेरियस सैम्पल्स। अब ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। एनालिसिस किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है। तो एनालिटिक्स में ये तीन चीज़ें आती हैं, मेजरमेंट, उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी एवेल्यूएशन। और किन का किया जाता है? मास स्पेक्ट्रम्स का। और स्पेक्ट्रम्स के बारे में हम जानते हैं कि ये जब भी कोई स्पीशी एनर्जी रिलीज करती है तो एमिशन स्पेक्ट्रम जनरेट करती है। जब भी कोई पार्ट ऑफ द मैटर जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। तो हमारे पास मोटे मोटे दो ही किस्म के स्पेक्ट्रम्स आते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम्स और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स। एटम के केस में बोहर ने ये बात बड़ी तफसील से की थी एमिशन स्पेक्ट्रम की और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक ऑर्बिट से, ये अगर एक न्यूक्लियस एटम कंसीडर किया जाए, ये न्यूक्लियस और ये उसके दो ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया है, ये न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है। तो बोहर ने कहा था कि जब वो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से हायर ऑर्बिटल में जाए तो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी और रिजल्टेंटली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब वो हायर से वापस लोअर में आए तो एनर्जी रिलीज़ होती है, फिर एमिशन स्पेक्ट्रम आता है। और वो एनर्जी डिफरेंस उसने प्लांक की इक्वेशन E=hv से अखज़ किया या उससे को रिलेट किया, लेकिन बहरहाल वो ज़्यादा तफसील है। एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम की बात यहाँ समझाई है आपको मैंने कि यहाँ पे भी हम मास स्पेक्ट्रम्स का मतलब ये है कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम्स जनरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ मैसेज ऑफ वेरियस आयंस। इन दिस केस एक सैम्पल में डिफरेंट आइसोटोप्स की अगर हम बात करें, आइसोटोप्स के रिस्पेक्टिवली अगर सिर्फ बात करें इस मास स्पेक्ट्रोमीट्री की, तो फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो की बेस पे और रिलेटिव एबंडेंस ऑफ दोज आयंस इन रिस्पेक्टिव सैम्पल, इस बेस पे जो है वो हमारा स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। स्पेक्ट्रम्स आर जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंसेस and relative abundances of ions of respective isotopes in the given sample। तो एक सैम्पल में जितने भी आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं। जो हमारे पास स्पेक्ट्रम जनरेट होगा चार्ज टू मास रेशियो की डिफरेंसेस की बेस पे, क्योंकि हमें पता है कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वेरी करता है तो मैसेज डिफरेंट हैं। और रिलेटिव एबंडेंस उस आयन की, उस स्पेसिफिक आइसोटोप के आयन की उस सैम्पल में। तो ये दो ही चीज़ें हैं जो बुनियाद बनती हैं हमारे स्पेक्ट्रम की, जो इस केस में हमारे पास आता है। मैं अगर इसको ब्रीफली एक ग्राफ की सूरत में बताऊं तो ये E/m रेशियो का ग्राफ या स्पेक्ट्रम, और लेफ़्ट हैंड साइड पे रिलेटिव एबंडेंस की बात करेंगे। फिर आपके पास फाइन लाइंस आएंगी मुख्तलिफ लेंथ्स की, स्पेक्ट्रल लाइंस कह सकते हैं। तो ये लाइंस को आप स्टडी कर लेंगे, सॉर्टेड आउट लाइंस होंगी और इनका पैटर्न स्टडी करने के साथ ही हमें पता लगता जाएगा कि ये किस किस आइसोटोप की लाइंस हैं, तो और कितने आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं इस सैम्पल में और उनके मैसेज क्या हैं। तो ये है टेक्निक जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल है इस मास स्पेक्ट्रोमीट्री का वो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ
सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो है एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस इन दैट सैंपल। उस सैंपल के कॉन्टेक्स्ट में चार्ज टू मास रेशियो के डिफरेंस की बात करनी है और रिलेटिव अबंडेंस की बात करनी है आयंस, स्पेसिफिक आयंस के किसी भी आइसोटोप के उस सैंपल में जो प्रेजेंट हैं। ये इसका प्रिंसिपल है। प्रोसीजर भी बड़ा सादा और मुख्तसर है कि सैंपल इज़ वेपराइज इसलिए किया जाता है ताकि हम उसको इजीली आयोनाइज कर सकें। जब तक हम आयोनाइज नहीं कर सकते उस टाइम तक हम जो है उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजार नहीं सकते। तो वेपराइज करना के बाद आयोनाइजेशन इज़ ईजी। सैंपल इज़ वेपराइज्ड एंड आयोनाइज्ड, एक्सेलरेटेड, pass through electromagnetic field of various strengths and resultantly variation in patterns is recorded, studied and analyzed। अब अगर आपके जहन में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो जे थॉमसन का तो फिर आपको ये बात समझ आएगी। उसने 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लिए थे, उनको एक्सटर्नल बैटरी के सोर्स से कनेक्ट किया था, एक को नेगेटिव टर्मिनल से एक को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के। इलेक्ट्रॉन सोर्स जनरेट किया, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट डिटेक्ट की जो कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ थी। वो अनडिफ्लेक्टेड रहे जब तक वो किसी फील्ड से नहीं गुजारे गए। और जहाँ पे फील्ड आ गई बीच में, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, E फॉर इलेक्ट्रिक, M फॉर मैग्नेटिक, तो यहाँ पे फिर इनकी डिफ्लेक्शंस अलॉन्ग वेरियस लाइंस हो गई और वो ग्लास ट्यूब की वॉल्स को स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, बजाय इसके कि सीधे जाते। कुछ सीधी भी गई लेकिन डिफ्लेक्शंस भी हुई। ये वो बेसिक प्रिंसिपल है। इसका क्रेडिट इनिशियली जे थॉमसन को ही जाता है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री इसी की एडवांस फॉर्म है और यहाँ पे भी यही काम करवाया जाता है कि सैंपल को आयोनाइज करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारवाया जाता है और पैटर्न्स को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसको स्टडी कर लिया जाता है, एनालाइज और एवेल्यूएट किया जाता है और फिर हमें पता लग जाता है कि कौन सा आइसोटोप कितनी मिकदार में प्रेजेंट है इस सैंपल में। कंस्ट्रक्शन की बात करें अगर इसकी डियर स्टूडेंट्स, तो एक इनलेट सोर्स है जहाँ से आप इंजेक्ट करेंगे वेपराइज सैंपल को। वेपराइजेशन की वजह बता दी है। फिर ये देखें यहाँ पे, इसको आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। ये देखें मेटल के सोर्सेज हैं 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं जिनमें से नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और जो वेपराइज सैंपल है इसको आयोनाइज कर देंगे, पॉजिटिव आयंस बना देंगे विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमने थर्ड फेज में इनको फ्रेगमेंटाइज करवाना है, यानी एक्सेलरेशन चैम्बर से गुजारेंगे इन पॉजिटिव आयंस को जो यहाँ बने हैं। एक्सेलरेशन चैम्बर से यहाँ पे फिर कोई इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगा क्योंकि पॉजिटिव आयंस जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन सोर्स ही इनको मज़ीद करेगा स्पीड अप। और स्पीड अप करने का मकसद ये है कि जब नेक्स्ट फेज़ में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इसको पास कराना है तो जो वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल हों, जो हमारे पास ये डिफ्लेक्शंस होनी है अलॉन्ग वेरियस लाइंस, और हमें फिर एनालाइज़र पे रिकॉर्ड करनी और डिटेक्ट करनी आसान हो। एनालाइज करनी भी, डिटेक्ट करनी भी और रिकॉर्ड करनी भी आसान हो, क्योंकि ये तीनों स्टेप्स आखिर में इन्हीं पे डिपेंड करते हैं कि हमारी फाइनल रीडिंग कैसी आती है, हमारा सैंपल स्पेक्ट्रम कैसा आता है, हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो कैसी आती हैं, क्या वो वेरी इजीली डिस्टिंग्विशेबल लाइंस हैं या नहीं, ऑन द बेस ऑफ EM रेशियोज and relative abundance in that sample. So these isotopes now becomes easily distinguishable, then they can be evaluated and compared against given readings, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा आइसोटोप कितने मास का हो सकता है। तो ये है सारा इसकी कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन। ये एक सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने यहाँ से वेपराइज स्टेट में गुजारा, जिसको स्टडी करना है, जिसके अंदर आइसोटोप्स की तादाद को हमने बताना है और उनके मैसेज भी बताने हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखें कि इलेक्ट्रॉन सोर्स से जब गुजरा तो पॉजिटिव आयन बन गया विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से भी पॉजिटिव आयन बन जाएगा। मैंने दोनों 1 बाय 1 भी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो सकते हैं, नॉकआउट होते रहते हैं 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एक करके दिखा दें, 2-2 करके दिखा दें, दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस। द पॉइंट इज़ दैट इट हैज़ टू बी एन आयन, in this case positive ion, and usually you will get positive ions। and
क्योंकि जो नॉकिंग आउट है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स से ज़्यादा इजीली होगी, और जब इलेक्ट्रॉन सोर्स का इस्तेमाल होगा डियर स्टूडेंट्स तो फिर पॉजिटिव आयंस ही सैंपल में जनरेट होंगे। एक्सेलरेट करवाने की वजह इलेक्ट्रॉन सोर्स के ज़रिए होगी। क्यों करवाया जाएगा एक्सेलरेट, बता दिया है कि ताकि ये जो वेरिएशंस है, डिफ्लेक्शंस हैं अक्रॉस वेरियस लाइंस, ये ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल हों, ज़्यादा इंटेंसिटी की हों, ज़्यादा डिफ्लेक्शंस हों, इजीली उनको हम फिर इतनी एम्पलीफाइड हों, इतनी डिस्टिंग्विशेबल हों कि एनालाइज करना, डिटेक्ट करना, रिकॉर्ड करना और फिर एवेलुएट करना हमारे लिए आसान हो जाए। एक रिलेशन भी डियर स्टूडेंट्स गिवन है हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक में। चार्ज टू मास रेशियो को इक्वेट किया गया है h² जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और E से जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। R जो है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, तो इसकी जो डिफ्लेक्शंस हैं वो सर्कुलर भी हो सकती हैं और होती हैं मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट। तो ये इसलिए ये रिलेशन भी जहन में रख लें। असल बात इससे बताने वाली है कि जो इसके डिफ्लेक्शंस हैं, अगर हम इसको रेडियस को ना देखें, हम सिर्फ डिफ्लेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में भी बात समझ लें तो ज़्यादा होंगी डिफ्लेक्शंस जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को अल्टरनेट करते रहेंगे। तो एक को कम करेंगे, दूसरी को बढ़ाएंगे, एक को बढ़ाएंगे, दूसरी को कम करेंगे, तो उसके अगेंस्ट डिफ्लेक्शंस या रिकॉर्डिंग्स या उनकी जो डिफ्लेक्शंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और इजीली इवेल्यूएट हम कर सकेंगे, एनालाइज एंड एवेल्यूएट कर सकेंगे। तो ये बेसिकली रिलेशन है जो हमारे जहन में होना चाहिए।